हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम गवर्नर के ऊपर बात करेंगे। गवर्नर का ऑफिस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से 162 में मेंशन होता है और ये पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब इस ऑफिस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हर एक राज्य में चीफ मिनिस्टर के होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओवरऑल यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट करें और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कुछ डायरेक्शंस आते हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का डेविएशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स रेगुलेशन से तो उसको करेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के ऊपर होती है कि गवर्नर जो होंगे वो रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को भेजते हैं एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। गवर्नर जो है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं और ये होल्ड करते हैं ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर है और इनके जो ऑफिस का टेन्योर है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है। यानी प्रेसिडेंट किसी भी पर्सन को जो कि 35 ईयर्स ऑफ एज के हों और सिटीजन ऑफ इंडिया हों अपॉइंट कर सकते हैं एज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट और वन और मोर स्टेट, और उनका रिमूवल भी वो अपने प्लेजर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब जब भी वो चाहे अपने विल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये जो अपॉइंटमेंट और रिमूवल का प्रोसीजर है इस पर कई सारी कमीशंस जो बनी सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दिया। जैसे सरकारिया कमीशन का नाम प्रोमिनेंट है, पंची कमीशन है, वेंकटाचलैया कमीशन है। ये कमीशन जो ओवर द इयर्स देखा गया सेंटर और स्टेट रिलेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज हैं वो कई बार ऐसा पाया गया कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट और रिमूवल के वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में कॉर्डियल रिलेशन नहीं बन पा रहा है। यानी केंद्र जो है वो राज्यों के ऊपर एक दबाव बना रही है थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। यानी चीफ मिनिस्टर चूंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एक राज्य में और वो चुन के आते हैं लोगों के द्वारा, तो उनको एक मैंडेट होता है कि वो स्टेट को एक डायरेक्शन में लीड करें। लेकिन जब गवर्नर साथ ही साथ ये डायरेक्शन देते हैं स्टेट को कि देखिए आप जैसे वहां जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो चीफ मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है वो अपनी मैनिफेस्टो के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएशन नहीं होना चाहिए। कई बार इस प्रोविजन का ऑफिस ऑफ द गवर्नर के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट रूल का भी लगा एडवाइस कर देते हैं वो प्रेसिडेंट को कि आप प्रेसिडेंट रूल यहाँ इम्पोज कीजिए क्योंकि डेविएशन है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है आर्टिकल 356 के अंदर तो फिर राज्य की जो सरकार है वो सस्पेंडेड हो जाती है। तो ये जो पूरा एक प्रोविजन है जो कि सेंट्रलाइजेशन के तरफ बढ़ जाता है। जैसे ऐसे तो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये सारी जो कंडीशंस है ये उसको यूनिटरी फॉर्म के तरफ आगे बढ़ा देती है। तो वहां पे कंसर्न जो फेडरल यूनिट्स में होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ द गवर्नर का मिसयूज किया जा रहा है। जैसे कमीशन कई बार क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अदर कमीशंस हो, कि क्या जो गवर्नर के ऑफिस का इस्तेमाल है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आए हैं वो क्या हैं, और जो तमाम कमीशंस ने ओवर द इयर्स रिपोर्ट दी है, तो कैसे हम ऑफिस ऑफ द गवर्नर को, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑफिस ऑफ गवर्नर का। तो मैंने शुरू में बताया कि यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज्य सरकारें चले, इसके लिए गवर्नर को ध्यान देना है कि राज्य की जो सरकार है वो इन सब चीजों को फॉलो करे। नहीं करने पे राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे देते हैं कि ये जो यहाँ की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिविएट कर रही है। फिर एक्सट्रीम केस में आर्टिकल 356 लग जाता है। तो ये एक गवर्नर का जो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और कई सारे एग्जीक्यूटिव जो डिसीजंस हैं, लेजिस्लेटिव रोल उनका भी होता है। बिल्स वगैरह गवर्नर के अप्रूवल के बिना एक्ट नहीं बन पाते राज्यों में, या फिर बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना, कुछ ऐसा प्रावधान हो
जहां पर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन उन पर हो जाता है, तो वो सारी चीजें गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक मुद्दा बना रहता है एग्जाम में कि गवर्नर के ऑफिस का जो मिसयूज हो रहा है, तो क्या गवर्नर के ऑफिस की अब कोई जरूरत है हमें? इतने साल हो गए आजादी के कि क्या हमारी राज्य व्यवस्था जो है वो इतनी मैच्योर नहीं हो गई कि अब हमें गवर्नर की आवश्यकता है या नहीं है? तो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं होगा। इसमें आपके क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर के ऊपर दी गई है, तो गवर्नर के ऑफिस की जरूरत हर हमेशा ही रहेगी। और वो इसलिए भी रहती है क्योंकि जो एक हमारा एक्सपीरियंस रहा था पार्टीशन के पहले वाला, कि इंटीग्रिटी और सोवरेंटी जो है वो भारत की खतरे में आ सकती है, क्योंकि राज्य जो है वो कई बार लोकल इंटरेस्ट, लोकल मुद्दों पर ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और नेशनल जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट होते दिखते हैं कुछ जगहों पर। तो उस केस में गवर्नर के ऑफिस के थ्रू इन सब चीजों को करेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे गवर्नर का तो ये इंपॉर्टेंस हो गया, प्लस जो उनका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल फंक्शन है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है गवर्नर को। जब दोनों हाउस, जो राज्य की विधि व्यवस्था है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर दोनों ही सेशन में ना हो या कोई एक सेशन में हो, तो उस समय क्या है, कोई लॉ नहीं बन सकता, तो उस समय गवर्नर ऑर्डिनेंस बनाते हैं। तो गवर्नर का बहुत इंपॉर्टेंस है एक हमारी पूरे इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सिस्टम है। और इस रोल को एम्फसाइज करते हुए आंसर लिखना चाहिए कि आर्टिकल 153 टू 162 में गवर्नर के ऑफिस का जिक्र आता है, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर एक राज्य के लिए या एक से अधिक राज्य के लिए जो है वो एक गवर्नर जो है वो होने चाहिए, और गवर्नर जो होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। तो इस तरह से शुरुआत करते हुए गवर्नर के ऑफिस का इंपॉर्टेंस बताना है। लेकिन ये जो एक कंसर्न है कि गवर्नर के ऑफिस का मिसयूज, तो देखिए मिसयूज तो कई बार हुआ है। जैसे शुरू में क्या होता था कि काफी लंबे समय तक चूंकि कांग्रेस पावर में थी, और जब 60s ऑनवर्ड से राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी, तो सिंगल पार्टी जो एक डोमिनेंस हो गया था उसको एक झटका मिलता है। और कांग्रेस जो सेंटर में थी वो कोशिश करती कि राज्य की सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। तो वो कैसे पॉसिबल था? आर्टिकल 356 के द्वारा। यानी अगर गवर्नर एडवोकेट कर देंगे प्रेसिडेंट रूल के लिए, तो राज्य सरकार क्या हो जाएगी? सस्पेंडेड हो जाएगी, और आगे जाके अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो फिर से चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो ये केंद्र में जो सरकार थी वो राज्यों की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी। केंद्र में सरकार बदलती है तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है राज्यों में, उसको हटाया जाता है, 356 का मिसयूज किया जाता है, जिसको कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। लेकिन उसमें बार बार जान क्या है, फूकी जा रही है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन नहीं था कि इस आर्टिकल को जो है वो मिसयूज किया जाए। ये आर्टिकल का अपना इंपॉर्टेंस यही था कि यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेंटी को प्रोटेक्ट करना, एक नेशनल जो हमारा एजेंडा होना चाहिए। क्योंकि इंडिया जो है उसको एज अ होल हम देखेंगे, राज्य तो कई सारे हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, एक देश के अंदर है सब, और देश का एक प्रारूप तैयार होगा, इसके विकास की इसको एक गति देनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या है कि राज्य जो है वो लोकल मुद्दों पर फोकस करते हुए नेशनल मुद्दों पर भी फोकस बनाए रखें, और अगर डेविएशन आता है तो गवर्नर इसको करेक्ट करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था जो है बहुत सोच समझ के की गई। लेकिन जैसा हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि मिसयूज तो हुआ ही है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें ये समझने वाली हमें बात हो जाती है कि क्योंकि ऑफिस ऑफ गवर्नर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, तो कंसर्न भी, ये लिखते हुए कंसर्न भी मेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो ये एक कंसर्न हुआ आर्टिकल 356 का जो मिसयूज हुआ है ना। तो उसमें जैसे कि राज्य सरकारों को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट रूल अगर इम्पोज हो रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल जो गवर्नर एक रिपोर्ट पर बना रहे हैं या कंक्लूजन बना रहे हैं, तो उसके पहले ये पूछना पड़ेगा ना, फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC बोमई केस में क्या कहा कि भाई
एसआर बोम्मई केस में कहा कि आपको फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि ये गवर्नर ऑफिस में नहीं पता चलेगा कि क्या सरकार को मेजोरिटी है या सरकार लूज कर रही है कॉन्फिडेंस, बल्कि वो असेंबली में फ्लोर टेस्ट करवा के आप वोटिंग करवाइए तो पता चलेगा कि वाकई जो है ये चीफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस है कि नहीं सरकार का, इस लेजिस्लेटिव ऑर्गन का। तो ये एसआर बोम्मई केस बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि आर्टिकल 356 के मिसयूज को बहुत कम कर पाया है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे कंसर्न होते हैं, जैसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 2005 का केस है जहां पे बूटा सिंह उस समय गवर्नर थे और एनडीए जो एक थी, एक अलायंस थी जो कि आपकी बीजेपी और जदयू मिलके गवर्नमेंट वहां पे बनाना चाह रही थी, क्योंकि 2005 में जो चुनाव हुए थे उसमें किसी को भी मेजॉरिटी सीट नहीं मिला था, लेकिन ये दोनों मिल के बनाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे इनको मौका नहीं मिला। आगे जाके आर्टिकल 356 इम्पोज होता है। फिर बूटा सिंह की आगे जाके क्रिटिसिज्म भी होती है कि गवर्नर का ये पार्टीजन रोल जो हो गया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है तो राज्य में नॉन कांग्रेस अलायंस को हम मौका नहीं देंगे बनाने का, है ना। तो ये स्टेटेड वर्ड्स नहीं थे श्री बूटा सिंह के, बल्कि उनके जो डिसीजंस थे उसमें ये इम्प्लिसिट था कि वो चूंकि मौका नहीं देना चाह रहे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनी हुई है केंद्र में और वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, तो चूंकि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड है गवर्नर, और अगर गवर्नर जो है वो अपने फ्री विल से एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि देखिए जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको मौका मिलता है सरकार बनाने का, या फिर अगर अलायंस बन रहा हो इलेक्शन के बाद भी और वो क्लेम कर रहे हों बनाने की सरकार, तो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, डेविएशन है, तो गवर्नर का पार्टीजन रोल माना जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर 2005 का केस हो जाता है क्रिटिसिज्म में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। फिर 2017 में जब केसरीनाथ त्रिपाठी गवर्नर थे बिहार के, और ये जो महागठबंधन ग्रैंड अलायंस था जदयू का राजद का, और ये जब जेडीयू इससे अलग हो जाती है और कहती है कि भाई अब हम बीजेपी के साथ अलायंस बना के गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तो उस समय जब ये ग्रैंड अलायंस टूटता है 2017 में, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, बट आरजेडी को मौका नहीं मिला सरकार बनाने का, मौका मिल गया अलायंस को, जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये सारे केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नर का एक पार्टीजन रोल दिखाते हैं, यानी कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है उनके अपॉइंटमेंट में, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने एडवाइस दिया है गवर्नर भाई किस राज्य के कौन अपॉइंट होंगे, तो और गवर्नर ये ख्याल रखे हुए हैं कि ये पार्टी की सरकार चूंकि केंद्र में बनी हुई है, और अगर हम डिसीजन जो हैं वो बिल्कुल फेयर एंड रीजनेबल लेने लगेंगे तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर कहीं मेरे टेन्योर को कर्व करके मुझे हटा ना दिया जाए या मेरा ट्रांसफर ना कर दिया जाए। तो ये चीज को दूर करने के लिए सरकारिया कमीशन हो, पुंची कमीशन हो, उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बियॉन्ड होना चाहिए। इनका एक तो अपॉइंटमेंट में आप जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनको अपॉइंट करें, ना कि डिफीटेड पॉलिटिशियंस को जगह मिले राजभवन में। दूसरी चीज ये बात हो गई कि इनका जो एक टेन्योर है वो फिक्स कीजिए अनलेस एंड अनटिल कंपेलिंग रीजंस हो, और इनके टेन्योर को कर्व ना किया जाए, और अगर हटाने की नौबत भी आती है तो एक फेयर प्रोसेस के थ्रू गवर्नर को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट है और वो जो ऑफिस में बने हुए हैं उस टेन्योर में एक सिक्योरिटी हो गवर्नर को कि ठीक है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट जरूर किया है, बट हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, ना कि उस पार्टी के डिक्टाट को फॉलो करेंगे या उस पार्टी के गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि गवर्नर के क्वेश्चन को जब हम डील करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से शुरुआत करते हुए, गवर्नर के ऑफिस के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए, मिसयूज जो कि आर्टिकल 356 का हुआ, एसआर बोम्मई केस का जजमेंट जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ्लोर टेस्ट के बिना प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने का डिसीजन जो है वो मैलाफाइड इंटेंशन में आता है और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के क्या सैटेलाइट नहीं है, सबका एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस
एग्जिस्टेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन जो जैसे सेंटर को क्रिएट किया है वैसे ही राज्यों को क्रिएट करता है। इसलिए जो राज्य सरकारें हैं या जो स्टेट्स हैं वो केंद्र के ऊपर निर्भर अपने एग्जिस्टेंस के लिए नहीं करते। एसआर बोम्मई केस के जजमेंट से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अलावा किस तरह का गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो कंट्रोवर्सी आ रही है ना, क्योंकि देखिए गवर्नर का जो अलग अलग रोल है, कहीं एग्जीक्यूटिव रोल में आने लगता है, जैसे वाइस चांसलर्स को अपॉइंट जो कर रहे हैं गवर्नर, तो उसमें अगर चीफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं लेते तो वहां पे भी टसल होने लगता है। बिहार में भी ऐसा देखने को मिला था, 5 या 6 ऐसे वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हो गया जहां चीफ मिनिस्टर्स को कॉन्फिडेंस में चीफ मिनिस्टर जी को नहीं लिया गया। तो एग्जीक्यूटिव रोल को लेके जो कंट्रोवर्सी हो जाती है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको लेके जो हो जाती है ना, तो ये सारी चीजें जो है उनको हमें ध्यान रखते हुए लिखते हुए 2005 में बूटा सिंह का एग्जाम्पल, 2017 में केसरीनाथ त्रिपाठी जी का एग्जाम्पल, ये सब हमको, और अलग राज्यों से भी, कर्नाटका में वाजूभाई वाला का जो केस था, बीएस येदियुरप्पा की सरकार को मौका दे देना बीजेपी को कि भाई आप मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, जबकि वो उस पोजीशन में नहीं थे, बाद में वो क्या होते हैं, बैकआउट कर जाते हैं। तो ये गवर्नर का जो ऑफिस है ये जब भी चुनाव होते हैं तो, और जहां फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है वहां हाईलाइटेड हो जाता है। उस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं दूसरे राज्यों से भी, बिहार से भी, और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो बिहार का तो एग्जाम्पल देना मस्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें वे आउट लिखना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेशंस हैं, सरकारिया कमीशन, पुंजी कमीशन, वेंकटाचल्या कमीशन, इन सब को अब जरूरत है कि हम इम्प्लीमेंट करवाएं, पार्लियामेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करें इन चीजों को, लॉ में ये चीज लाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की अब बात करनी जरूरी है, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको फेयर और रिजनेबल करने की जरूरत है। तो ये सब चीज बाकायदा लॉ में चेंज लाके और उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन करने की जरूरत है, और तभी हम ये देख पाएंगे कि गवर्नर जो है वो बिल्कुल जो फियर और फेवर में काम नहीं करेंगे, फेयर और रिजनेबल वे में काम करेंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक जो होगा वो आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।